हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, कोडेड ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन और डायरेक्शन। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चन को खुद से ज़रूर ट्राई करें। जिनका भी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है वो तो इन्हें करें ही करें, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, कोडेड ब्लड रिलेशन का आपको क्वेश्चन मिलेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन के आपको एक से दो क्वेश्चन मिल सकते हैं, डायरेक्शन का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप इन क्वेश्चन को एक बार जरूर ट्राई करके जाएं। आप देखें आप कितना समय इन क्वेश्चन को करने में ले रहे हैं और किस तरीके से आप इसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये सारे क्वेश्चन करेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप वहाँ पे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, 7 बॉयज ABCDEF एंड G आर स्टैंडिंग इन अ रो। यह आपका एक पंक्ति में खड़े हैं और आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये किस तरीके से उस पंक्ति में खड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आपको कोई फिक्स इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे ये बोला जाता है ए आपका कॉर्नर में है, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर में है, आप बी आपका राइट कॉर्नर में, ये आपकी फिक्स इन्फॉर्मेशन होती है। अगर ये मिल जाती है तो आप उस पॉइंट को लेके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, उस इन्फॉर्मेशन को। अगर नहीं मिलती है तो आप शुरू से करें, किस तरीके से आपको करना है। जैसे आपने पढ़ा, पहला जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। डी जो है आपका एफ के इमीडिएट लेफ्ट में, यानी कि आप ये बोल सकते हैं इस तरीके से, ये आपका एफ है तो डी आपका लेफ्ट जो हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा और राइट आपका इस साइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इमीडिएट लेफ्ट में है आपका, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हो गया, राइट हैंड राइट, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इमीडिएट लेफ्ट में ठीक बाएं लिखा हुआ है, तो यानी कि डी आपका यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से आपने लिख लेना है। इसके बाद आपने कौन सा स्टेटमेंट लेना है, ठीक है, आपको वही स्टेटमेंट लेना है जिस स्टेटमेंट में डी और एफ के बारे में बात की गई है, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आपने यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट ले लिया तो यहाँ पे आपको टाइम लग सकता है और आपसे गलती होने के चांसेस भी हैं। तो आप उस स्टेटमेंट को लेना जिसमें डी और एफ के बारे में बात की गई है। आप देखोगे डी और एफ के बारे में बात कहाँ की गई है, आप यहाँ पे देखोगे फोर्थ स्टेटमेंट में डी और एफ के बारे में बात की है, यानी कि डी और एफ में से एक आपके एक व्यक्ति के बारे में बात की गई है। बी इज बिटवीन डी एंड जी, बी जो है डी और जी के बीच में, यानी कि आपका बी यहाँ आ जाएगा और आपका जी आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बी आपका इन दोनों के बीच में है तो आपका जी यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ आएगा तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी और एफ हो जाएंगे। तो आपको उससे यही बोला गया है, बी इज बिटवीन डी एंड जी। तो आपके दो स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब जैसे ही आपने इस स्टेटमेंट को किया तो आपको क्या लेना है, मैंने आपको फिर बताया, आपको उस स्टेटमेंट को लेना है जिसमें डी और जी के बारे में बात की गई है। अब आप चाहे सेकेंड स्टेटमेंट को लें, थर्ड स्टेटमेंट को लें, दोनों में जी के बारे में बात की गई है, तो आप दोनों को ले सकते हैं। आप अगर इसे लें तो यहाँ पे लिखा गया ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, तो इमीडिएट लेफ्ट में है जी के, तो ए आपका यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद आप थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ई एंड जी हैव टू बॉयज़ बिटवीन डैम, ठीक है। ई और जी के बीच में दो बॉयज़ हैं, तो ई और जी के बीच में, तो आपका जी यहाँ है तो ई आपका यहाँ पे होना चाहिए, तभी इसके बीच में दो आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ होगा तो फिर दो नहीं आ सकते। इस तरीके से आपको सोचना है। तो आप देखो यहाँ पे कौन बचा है, ए हो गया, बी हो गया, सी बचा है, तो सी को आप यहाँ लिख देंगे। और आपके पास कितने हो गए, तीन तीन छः सात, सात आपके वॉइस हो गए। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, हु इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल, मिडिल में कौन है, तो आप देख सकते हैं सात, तीन यहाँ से हो गए, तीन यहाँ से, तो मिडिल में आपका कौन सा है, जी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको हमेशा याद रखना है, उसका यूज आपको कई जगह करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने पहला स्टेटमेंट लिया, इसमें आपका डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ लिखा है, इसके बाद आप कौन सा स्टेटमेंट को यहाँ पे इससे कनेक्ट करें, तो उसी स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है जिसमें डी या एफ में से एक के बारे में बात की गई हो। इससे आपका आसानी से क्वेश्चन बनेगा। अभी आप देखेंगे आपका सिटिंग अरेंजमेंट में इसका यूज हो रहा है, इस पॉइंट का आपका ब्लड रिलेशन में भी होगा, आपका डायरेक्शन में भी होगा, कई जगह इसका यूज आप कर सकते हो और आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्पण, लोहित, विनायक, कृपाल और अशरफ एक फिल्म देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से जरूर करना, आप देखना आप कितने समय में कर पा रहे हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन होता है, आप आसानी से कर लेंगे। जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप इसे जरूर करें, ठीक है। आगे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। ऑल आर सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग द स्क्रीन, स्क्रीन की तरफ देख के वो आपका बैठे हुए हैं, पांच लोग हैं, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। अब स्टेटमेंट क्या है, पहला, कृपाल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अशरफ, कृपाल जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है अशरफ के, यानी कि आप कह सकते हैं अगर आपका अशरफ यहाँ पे बैठा हुआ है, अशरफ यहाँ पे बैठा है, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में आपका कौन बैठा है, कृपाल बैठा है,
ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये आपने देख लिया इमीडिएट लेफ्ट में। अब इसके बाद ये स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आप कौन सा लेंगे जिसमें कृपाल और अशरफ के बारे में बात की गई होगी। तो इस स्टेटमेंट में नहीं की गई है, थर्ड स्टेटमेंट में नहीं है, लेकिन आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, कृपाल इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर। तो आपसे बोला गया कृपाल जो है वो एक कॉर्नर में बैठा हुआ है, तो यानी कि आप कह सकते हैं या तो वो लेफ्ट कॉर्नर में होगा या राइट कॉर्नर में होगा। अगर आप देखो 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, अगर कृपाल आपका कहाँ होगा, लेफ्ट कॉर्नर में ही होगा। कैसे आप कह सकते हैं, अगर आप पहले स्टेटमेंट के हिसाब से आप बोल सकते हैं, पहले स्टेटमेंट में बोला है कि कृपाल जो है अशरफ के लेफ्ट में है। अगर आप कृपाल को यहाँ बैठा दोगे तो फिर अशरफ को कहाँ बैठाओगे, तो अशरफ कृपाल के लिए कंडीशन ये भी है कि ये कॉर्नर में आना चाहिए और ये अशरफ के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए। तो अशरफ अगर आप यहाँ बैठाओगे तो ये इमीडिएट राइट हो जाएगा और फिर अशरफ को आप यहाँ बैठा नहीं सकते क्योंकि 5 ही लोग हैं और कॉर्नर में आपका कौन आना है, कृपाल आना है। तो इसलिए आपका जो आपका कृपाल होगा वो आपका कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा। अब इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए कि अब जैसे ही आपने ये दो स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिए तो आपको अब बाकी के स्टेटमेंट करने में आसानी होगी। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विनायक इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अर्पण। अब विनायक जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अर्पण है, लोहित इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अर्पण। तो लोहित जो है वो आपका क्या है, अर्पण के सेकेंड लेफ्ट में है, ये बोला गया है। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को देख के देखें, लोहित इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अर्पण, तो अर्पण यहाँ पे होगा तभी तो सेकेंड लेफ्ट में आपका लोहित आएगा, लोहित आपका यहाँ आएगा। ठीक है, अगर आप अर्पण को यहाँ लिख देते हैं तो फिर लोहित सेकेंड लेफ्ट आपका सेकेंड लेफ्ट में नहीं आ सकता। तो आप देखो लोहित यहाँ हो गया, अर्पण यहाँ हो गया और विनायक आपका यहाँ पे आ जाएगा। और विनायक के लिए यही कंडीशन लिखी भी गई है, विनायक इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अर्पण, तो अर्पण के लेफ्ट में इमीडिएट लेफ्ट में विनायक भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ अशरफ, अशरफ के राइट में कौन बैठा हुआ है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, लोहित आ जाएगा, जो कि आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। आसान क्वेश्चन होते हैं और आप आसानी से इन्हें कर लेंगे, बस आपको करना कैसे है वो मैंने बता दिया। इसी तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, बस आपको स्टेटमेंट पढ़ने हैं और आसानी से करना है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर से देखें, अब यहाँ पे आपका सर्कुलर वाला भी आ सकता है, सर्कुलर अरेंजमेंट भी आ सकता है। तो सर्कुलर में आप कैसे करेंगे, बस स्टेप आपको समझ जाना चाहिए किस तरीके से। अब यहाँ पे बोला है 7 गर्ल्स जो हैं वो आपका सर्कुलर टेबल में सेंटर की तरफ फेस करके बैठी हुई हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपकी यहाँ पे 7 गर्ल्स होगी जो सेंटर की तरफ बैठी हुई हैं। लेफ्ट राइट आपको समझा दिया है। ठीक है, आपका लेफ्ट आप खुद बैठ के यहाँ पे देख लीजिए, लेफ्ट आपका इस साइड को होगा, राइट आपका इस साइड को होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड लेफ्ट हो गया, राइट आपका राइट हो गया, खुद बैठ के यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है Q इज थर्ड टू द राइट ऑफ R। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट के शुरू कर लीजिए, Q इज थर्ड टू द राइट ऑफ R। Q जो है थर्ड आपका राइट में है आर के। अगर आपका आर यहाँ पे है, आर को कहीं भी आप फिक्स कर लीजिए और क्यू जो है इसके थर्ड राइट में है, तो थर्ड राइट का मतलब 1 2 3 क्यू यहाँ पे आ जाएगा थर्ड राइट में। उसके बाद आप कौन सा स्टेटमेंट लेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसमें क्यू और आर के बारे में बात की गई हो। आप देखो क्यू और आर के बारे में कहाँ बात की गई है, आप ये बोल सकते हो टी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, इस स्टेटमेंट को आप ले सकते हो। ये स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया हमने, तो टी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, तो इमीडिएट राइट बोला है तो आप यहाँ पे सेंटर की तरफ बैठे हैं। ठीक है, इमीडिएट राइट आपका कहाँ हो जाएगा, इमीडिएट राइट आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे कौन बैठा है, टी बैठा है। ठीक है, इसका इमीडिएट राइट आपका इस तरीके से मैंने यहाँ पे निशान भी बता रखा है। ठीक है, तो आप खुद भी यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं, सेंटर की तरफ फेस करके इमीडिएट राइट आपका यहाँ हो जाएगा। तो टी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। उसके बाद आप देखो एस इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। ठीक है, ये बोला गया है, इस स्टेटमेंट को ले सकते हो। आर के बारे में बात की गई, एस इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो एस आपका इमीडिएट लेफ्ट में आर के यहाँ हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखें यू इज सिटिंग बिटवीन आर एंड पी, आर एंड पी के बीच में आपका कौन बैठा है, यू बैठा है। तो अब यू तो आपका यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, यू यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि आर और पी के बीच में नहीं होगा, तो आर और पी के बीच में आपका यू, आपका आर और पी के बीच में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी कंप्लीट, बाकी एक ही बचा, आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं हुई। आप देख सकते हो भी इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, वी जो है थर्ड राइट में है पी के, तो आप देख सकते हो राइट आपका पी का यहाँ हो जाएगा। और आप देख भी सकते हो बचा कौन सा है, वी बचा है। यहाँ पे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो पूछा गया हु इज सिटिंग बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में कौन बैठा है, एस और टी के बीच में आप ये देख सकते हो, एस और टी के बीच में आपका कौन बैठा है, वी बैठा है। तो वी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे एक स्टेटमेंट आपको पहले ही दे दिया जाएगा, V इज थर्ड टू द राइट ऑफ P, ताकि आप इसको यहाँ पे बैठाने में लग जाएंगे, ठीक है, जिससे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो मैंने आपको बताया आपको किस स्टेटमेंट को कैसे करना है और कौन सा स्टेटमेंट उसके बाद लेना है जिसमें उसमें जो बैठे व्यक्ति हैं, उस स्टेटमेंट में जो व्यक्ति हैं उनके बारे में बात की गई हो, ठीक है। कनेक्ट आपको ऐसे ही करना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन के सिटिंग अरेंजमेंट के। तो अब हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखते हैं, इनको आप कैसे करेंगे, ठीक है। पहले आप खुद से जरूर करके देखें। अब इस क्वेश्चन में आप देखो किस तरीके से कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है A+B मीन्स ए इज द फादर ऑफ B, A%B मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ B और A#B मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ B। तो यहाँ से आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि यहाँ पे हाउ इज S रिलेटेड टू T। जैसे आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है U+S%M HT, तो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपसे पूछा गया हाउ इज S रिलेटेड टू T, तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि जैसे आपसे पूछा गया S और T के बीच में संबंध क्या है, तो आपको उस एक्सप्रेशन को वहीं से वहाँ तक सॉल्व करना है जहाँ से S और T है। जैसे आपको इस एक्सप्रेशन को यहाँ से ही सॉल्व करना है, S और T, ठीक है, इसके बीच में इतना सॉल्व करना है, यू से आपको कोई मतलब नहीं। अभी तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन ये छोटा है, आगे आपको बड़ा एक्सप्रेशन भी मिल सकता है। तो आपको जिसके बारे में पूछा गया है तो आप उस एक्सप्रेशन को वहाँ से वहाँ तक सॉल्व कीजिए। जैसे आपसे बोला गया है एस और टी के बीच में आपको रिलेशन बताना है, तो आपको सॉल्व कहाँ से करना है, एस और टी से ही सॉल्व करना है, एस से लेकर टी तक। तो आपको यू से कोई मतलब नहीं इससे पहले, ठीक है। अब देखो परसेंट का मतलब क्या है, अब आपको देखना है सीधे परसेंट का मतलब हस्बैंड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एस जो है आपका हस्बैंड है किसका, एम का। इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं, एस हस्बैंड है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये अपने आप में नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस मेल फीमेल को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी नोटेशन लगा सकते हैं जो आप पहले से करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद देखो हैज़ का मतलब क्या है, हैज़ का मतलब आपको सीधे देखना है, हैज़ का मतलब डॉटर है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो एम जो है आपकी क्या है, डॉटर है किसकी, टी की है, तो यानी कि आपका एम के ऊपर टी आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इनके बीच में एस और देन हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, एस टी से किस प्रकार से संबंधित है, तो आप बताएं यहाँ पे आप क्या कहोगे। तो एस जो है आपका टी का क्या है, सन इन लॉ है, यानी कि आपका दामाद है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने देखा आपको यहाँ पे यू की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, तो इसलिए अगर अभी एक्सप्रेशन आपका छोटा है तो आप बोल सकते हैं यू को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर एक्सप्रेशन बड़ा होगा या नहीं भी हो तो आपको वहीं तक इस इक्वेशन सॉल्व करनी है जहां पर आपका एस और टी के बारे में बात की गई है। तो एस से लेके टी तक ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको एक सॉल्व करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सन इन लॉ, ठीक है। अभी हम आगे और भी टाइप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे खुद से जरूर करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी गई है और आपसे पूछा गया है भी कैसे रिलेटेड है यू से, तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो मैंने आपको बताया है आपको यू से लेके वी तक सॉल्व करना है, तो आप यू से लेके वी तक सॉल्व करें। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और पता चलेगी, आप देखो इक्वल टू का मतलब क्या है, सिस्टर है, यानी कि यू जो है सिस्टर है किसकी, यू सिस्टर है आपकी के की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका निगेटिव आ जाएगा, यानी कि फीमेल को डिनोट कर रहा है। उसके बाद हैज़ का मतलब क्या है, हैज़ का मतलब डॉटर है, तो के जो है डॉटर है किसकी, ठीक है, आप देख सकते हो के डॉटर है आपका वी की, तो के आपकी डॉटर आ गई वी की, तो यहाँ पे भी आपका नेगेटिव आ गया। अब आपसे पूछा है वी रिलेटेड टू यू, तो वी यू से कैसे संबंधित है। अब यहाँ पे आप बता सकते हो, अगर आपके पास इक्वेशन यू से लेके वी तक होती तो आप बता सकते वी का जेंडर क्या है, तो नहीं बता सकते। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन गलत है, अभी हमने सिर्फ यहीं तक सॉल्व किया, तो आपको इस केस में इसे आगे भी सॉल्व करना होगा, ठीक है, क्योंकि वी का जेंडर आपको मालूम करना है। तो वी का जेंडर आपका एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब हस्बैंड है, तो वी एट द रेट हस्बैंड है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि वी हस्बैंड है किसका, एम का। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इसका जेंडर प्लस हो जाएगा और इसका माइनस हो जाएगा। तो अब आप कह सकते हो वी यू का क्या है, फादर है, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो समझ में आ गया, जब आपसे भी का जेंडर पूछा जाए तो आप यहाँ पे इसे आगे भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि कभी भी आपको अगर इस तरीके से दिया जाएगा ए इक्वल टू बी, अगर बी आपका बाद में है, इक्वेशन इतनी ही है, अगर इक्वेशन इतनी ही है तो आप ये नहीं बता सकते कि बी का जेंडर क्या होगा बाद वाले का, ठीक है। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आप देखो ए इक्वल टू बी का मतलब क्या है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी है, तो ए सिस्टर है बी की, तो यहाँ पे आप ये नहीं बता सकते हो कि बी आपका प्लस है माइनस है। लेकिन एक केस ऐसा भी आएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप कभी बता ही नहीं सकते,
ठीक है, तो ये आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं आपको बता, लेकिन एक केस ऐसा आएगा जहाँ पे आप बता सकते हो। वो कौन सा केस होगा? अगर आपसे ये पूछ किया जाए, अगर आप इस स्टेटमेंट को देखोगे, सेकेंड स्टेटमेंट को, यहाँ पे बोला गया है A@B का मतलब क्या है? हस्बैंड है। तो ए जो है आपका हस्बैंड है, ए हस्बैंड है, तो इसका दूसरे वाले का जेंडर अपने आप मालूम चल जाता है, क्योंकि अगर ये मैरिड है तो ये आपका प्लस होगा, तो ये अपना माइनस हो जाएगा। अगर इस तरीके से आपका आता है तो इसका भी यूज होता है कई सारे क्वेश्चन में। अब आप और भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ यहाँ पे मेरा यही बताने का मकसद था कि वी का यहाँ पे रिलेशन क्या है? फादर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया, आप देखो यहाँ पे इतनी सारी इक्वेशन दी गई हैं, आप खुद से सॉल्व करो, खुद से पढ़ो। अब देखो यहाँ पे आपसे क्या बोला गया? ए इज़ द फादर ऑफ एस। तो जैसे ही आपसे ये बोला गया है ए इज़ द फादर ऑफ एस, तो आप यहाँ पे कह सकते हो ए जो है यहाँ पे क्या है? फादर है एस का, यानी कि आप इस तरीके से इसका जो जेंडर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या क्या बातें मैंने बताई? पहली बात तो मैंने ये बताई, अगर आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी इक्वेशन ये बता रही है जिसमें ए इज़ द फादर ऑफ एस है, तो आपको इक्वेशन वहाँ से वहीं तक सॉल्व करनी है जहाँ पर ए और एस है, ठीक है। अब आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, इससे आपका टाइम जाएगा। अब जैसे पहली इक्वेशन में हम पढ़ेंगे तो हमने देखा कि ए और एस आपका इतना ही है, तो हमें इतना ही सॉल्व करना है। अब देखो एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का ही मतलब फादर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी अभी लेटेस्ट में, एसएससी सिलेक्शन फेज में। तो आप देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले इक्वेशन में ए एट द रेट, यहाँ पे देख सकते हो एट द रेट का मतलब फादर है, तो आप कह सकते हो सीधे सीधे ए जो है फादर है एस का। तो यहाँ पे आपको पता चल गया ए फादर है, आपको यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यही बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट ए इज द फादर ऑफ एस, ठीक है। ए फादर है एस का कौन सा एक्सप्रेशन शो कर रहा है? पहला ही कर रहा है, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से करना है? अगर आप इसे सॉल्व करना भी चाहते तो आप कहाँ से करते? ए इज़ द फादर ऑफ एस लिखा है तो आप दूसरी इक्वेशन को यहाँ से यहाँ तक ही सॉल्व करते, इस तरीके से। यहाँ सॉल्व करते, ए को यहाँ सॉल्व करते, ठीक है। ए फादर है, इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हो एक ए के बाद हैज है, तो हैज आपका मेल ही होगा, ठीक है, ब्रदर है। और यहाँ पे आप देखो ए हैज एस है, तो आप देख सकते हो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। ए हैज का मतलब यहाँ पे ब्रदर है, तो ए जो है ब्रदर है किसका? एस का आ जाएगा, ठीक है, फादर नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा। और इस इक्वेशन को भी आप यहाँ पे हटा सकते हो, जैसे ई हैज ए है, ठीक है। तो ई हैज ए का मतलब, हैज का मतलब क्या है? हैज का मतलब है क्या है? ब्रदर है। तो ई जो है ब्रदर है ए का, तो आप यहाँ पे कह सकते हो ए का जेंडर आप यहाँ पे बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो जबकि ए का जेंडर प्लस आना चाहिए फादर, तो इस इक्वेशन में आप नहीं बता सकते हो क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है और इसका जेंडर आप यहाँ पे नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में देखें, अब इतना सारा क्वेश्चन दिया गया तो इसी तरीके की यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो आपको एक्सप्रेशन इतना लंबा दिया गया है और आपसे पूछा गया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब जैसे पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो तरीका क्या है, आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है। इक्वेशन को जितनी जल्दी सॉल्व कर पाओगे उससे भी आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। जैसे आपने देखा एल, मैं आपको पहले इक्वेशन को सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप देखो इसका मतलब क्या है, ये जो साइन है यहाँ पे इसका मतलब है ए इज़ द मदर है, ठीक है, मदर है। आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इस साइन का मतलब मदर है। तो आप देखो एल जो है मदर है यू की, ठीक है। इस तरीके से हम बना देते हैं, एल जो मदर है यू की, माइनस आ गया। एट द रेट का मतलब क्या है? सिस्टर है, तो यू जो है सिस्टर है आर की, ये बना दिया हमने। उसके बाद है फिर से यही साइन है, इसका मतलब क्या है? मदर है, तो आर जो है आपकी मदर है किसकी? पी की, इस तरीके से आप बना लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हैज़ का मतलब देखो वाइफ है, तो पी जो है वाइफ है किसकी? जे की, तो वाइफ है तो ये आपका निगेटिव आ जाएगा, ये आपका प्लस आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है फादर है, तो यानी कि जे जो है फादर है एन के, ठीक है। जे जो फादर है एन के, यहाँ पे मैं बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा गया, एंड, एंड का मतलब क्या है? ब्रदर है, तो एंड ब्रदर है, तो एन जो है ब्रदर है किसका? डी का, ये आप देख सकते हैं प्लस आ जाएगा ब्रदर। उसके बाद लिखा है एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है? सिस्टर है, ठीक है। एट द रेट का मतलब सिस्टर है, तो आप कह सकते हैं डी जो है सिस्टर है किसकी है? एस की है। तो इस तरीके से आप देखें, एस का जेंडर आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लास्ट में एक ही केस ऐसा होगा जहाँ पे आप बता सकते हैं, जहाँ पे ये हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है। तो ये आपका फिगर बन गया। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहले में लिखा है यू इज़ द मैटरनल ग्रांड मदर ऑफ जे, तो यानी कि यू जो है नानी है जे की। तो आप देखो जे ये है
और यू यहाँ पे है, ठीक है। तो यू नानी है, नहीं है, तो नानी नानी तो आपका यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि ये आप देख सकते हो यू जो इसकी आ जाएगी जे की नानी नहीं है, ठीक है। तो जे की नानी होती तो यहाँ पे जो जनरेशन गैप आता वो कितना आता, 2 का गैप आता, जबकि आपका एक ही आ रहा है। अभी इसी तरीके से मैं बताऊंगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, और आपसे यही पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे आगे चेक करेंगे, एल इज़ द मैटरनल ग्रांड मदर ऑफ पी। एल जो है मैटरनल ग्रांड मदर है पी की, तो आप देख सकते हो एल जो है मैटरनल ग्रांड मदर है पी की नानी है। देखो ये पी की आपकी माँ होगी आर, ठीक है, और आर की माँ कौन है, एल है, तो आपका ये आपका सही है। उसके बाद लिखा है आर इज़ द मैटरनल ग्रांड मदर ऑफ एस। आर जो है मैटरनल ग्रांड मदर ऑफ एस है, तो आप देख सकते हो एस आपका ये है, और ये इसके पापा हो गए एस के, और ये इनकी पत्नी होगी, और आर इसकी माँ होगी, तो ये आपकी मैटरनल ग्रांड मदर है, ये भी सही है, ठीक है। डी इज़ द डॉटर ऑफ पी। डी इज़ द डॉटर ऑफ पी। डी जो है डॉटर भी आप देख सकते हो इस इक्वेशन के हिसाब से। तो आपका जो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया वो पहला स्टेटमेंट हो गया। ये तरीका था अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखो दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं, किस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो पहले स्टेटमेंट का मतलब क्या है, यू इज़ द मैटरनल ग्रांड मदर ऑफ जे। यू अगर आपका नानी है जे की, तो यानी कि यू के नीचे एक आदमी आएगा, ठीक है, इनका बेटी आएगी, ठीक है, यू के नीचे बेटी आएगी, और फिर उसके नीचे आपका क्या आएगा, जे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यू से लेके जे तक जो जनरेशन गैप है वो कितने का है, 2 का गैप है, ठीक है, 2 का गैप है। यानी कि यू से लेके जे तक जो है जनरेशन गैप 2 का है, ठीक है। यू अगर नानी है, तो इस इक्वेशन में भी आपको देखना है यू से लेके जे तक ना, यू से लेके जे तक आपका 2 का जनरेशन गैप होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो देखो यू एट द रेट आर, एट द रेट का मतलब क्या है, सिस्टर है, तो सिस्टर है, तो यहाँ पर कोई भी जनरेशन गैप नहीं है, 0 लिख देंगे। और उसके बाद ये जो साइन है इसका मतलब क्या है, ए इज़ द मदर ऑफ बी है, तो यानी कि यहाँ पे देखो मदर है, तो मदर है, तो एक आपका जनरेशन गैप हो गया, +1 लिख दो। उसके बाद जे देखो, हैज़ का मतलब क्या है, हैज़ का मतलब वाइफ है, तो वाइफ और हस्बैंड के बीच में कोई जनरेशन गैप नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी आपका 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यू से लेके जे तक जो जनरेशन गैप आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 का आ रहा है, जबकि हमको क्या चाहिए, 2 का जनरेशन गैप चाहिए। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको उस तरीके से समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने पहले भी आपको कई क्वेश्चन कराए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो सेकंड स्टेटमेंट देखोगे, एल इज़ द मैटरनल ग्रांड मदर ऑफ पी। आपसे रॉन्ग पूछा गया तो यही आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में जनरेशन गैप ही नहीं था, ठीक है। हो सकता है आपके कोई ऑप्शन में सब में जनरेशन गैप हो, तब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप पहले ही ये देख सकते हैं तो आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता है, यानी कि स्टेटमेंट को आप वहाँ पे आंसर अपना करेक्ट कर सकते हैं कि ये आंसर होगा। अब देखो इनके बीच में जनरेशन गैप नहीं था, पहली बात तो यही होनी चाहिए, ठीक है, दो का जनरेशन गैप होना चाहिए था, जो कि नहीं था, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। अब आप ये भी चेक कर सकते हो, एल इज़ द मैटरनल ग्रांड मदर ऑफ पी, ठीक है, तो एल और पी के बीच में 2 का जनरेशन गैप होना चाहिए, जैसे मैंने बताया। आप देख सकते हो यहाँ से एल से पी के बीच में जाओगे तो आपको 2 का जनरेशन गैप मिलेगा। देखो आप एल से लेके पी तक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मदर है, तो 1 का जनरेशन गैप हो गया। फिर उसके बाद एट द रेट का मतलब सिस्टर है, तो यहाँ पे 0 का जनरेशन गैप है। फिर आप देखोगे इसका मतलब मदर है, तो फिर से 1, तो आप देख सकते हो एल से लेके जो जनरेशन गैप है 2 का है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो एल जो होगा मैटरनल ग्रांड मदर होगा। अब यहाँ पे आप इससे जो जनरेशन गैप से ये नहीं बता सकते कि वो आपका मैटरनल ग्रांड मदर होगा या फादर होगा, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि वो आपके उनके बीच में 2 का जनरेशन गैप नहीं है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप बात। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका रॉन्ग है। तो आप यहाँ पे इस ट्री बना के भी इसे कर सकते हैं, सिंपल सा ट्री बना लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। जैसे अगर आप देखते हैं यू से लेके जे तक पहुँचा है, तो आप यू से लेके जे तक भी जा सकते थे, लेकिन फिर आपको हर स्टेटमेंट में आप अलग अलग नहीं बनाएंगे, इसलिए आप इसे पूरा ही सॉल्व कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अब देखो ये भी आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब इसमें जो पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस तरीके का पॉइंट है, अभी हमने सिटिंग अरेंजमेंट में भी किया था। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, पी एम का पिता है, पी एम का पिता है, तो आप सीधे यहाँ पे बता देंगे पी जो है एम का पिता है प्लस। अब देखो इसके बाद क्या लिखा है, टी वी का पुत्र है। अब टी वी का पुत्र आप अलग से नहीं बनाएंगे, मैंने आपको बताया है, जैसे ही आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ा पी इज़ द फादर ऑफ एम, आपको वो स्टेटमेंट लेना है जिसमें पी और एम के बारे में बात की गई हो। अब देखो पी और एम के बारे में कहाँ बात की गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसमें बात की गई पी और एम में से एक के बारे में, ठीक है। तो आप देखो जेड इज़ द वाइफ ऑफ एम लिखा है, तो आप इस स्टेटमेंट को सॉल्व करो, आपको तो सारे स्टेटमेंट सॉल्व करने। तो जेड इज़ द वाइफ ऑफ एम है, तो आप सीधे यहाँ पे बता सकते हो जेड जो है वाइफ है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद आप देखो कौन सा स्टेटमेंट लोगे जिसमें जेड और एम के बारे में बात की गई है या कहीं पे पी के बारे में बात की है, तो आप उसे भी ले सकते हो। तो आप देखो जेड और एम के बारे में कहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। जेड का पिता क्यू वी का पति है, तो जेड का पिता क्यू जो है, यहाँ पे क्यू आ जाएगा, वो आपका किसका पति है, वी का पति है, तो वी आपका ये आ जाएगा, वी का ये पति है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद आप देखो टी इज़ द सन ऑफ वी लिखा है। अब देखो टी इज़ द सन ऑफ वी लिखा है, तो आप देख सकते हो टी इज़ द सन ऑफ वी, तो टी आपका यहाँ पे आ जाएगा और प्लस आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, हाउ इज़ टी रिलेटेड टू जेड, जेड से कैसे रिलेटेड है टी, तो आप देख सकते हो यहाँ से कैसे रिलेटेड हो जाएगा। आप देखो ये दोनों आपका, ठीक है, पति पत्नी है क्यू और बी, और ये इनका क्या है, बेटा है टी, और जेड जो है ये इनकी बेटी है। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे। ठीक है, आपसे अगर टी और जेड के बारे में पूछा गया, हाउ इज़ टी रिलेटेड टू जेड, टी कैसे रिलेटेड है जेड से, तो आप कह सकते हो टी जो है उसका ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, टी जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रदर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से आपको ये फिगर बनाना है वो आपको ज़रूर समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट वही है, बाकी सारी चीज़ें आसान है, बस आप यहाँ पे नोटेशन बनाते जाइए, प्लस माइनस जैसे भी आप अपने तरीके से करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पे इसे सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे करें। यहाँ पे लिखा गया एल इज़ द फादर ऑफ एम। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। एल जो है फादर है किसका, एम का है। एल जो है फादर है आपका एम का। ठीक है, उसके बाद आपका लिखा गया के इज़ मैरिड टू एल। के जो है मैरिड है एल से, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि आपका मैरिड है, तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया डी रिलेटेड टू एल पूछा गया। ठीक है, डी और एल के बारे में आपको संबंध बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, आर इज़ द सिस्टर ऑफ के। आर जो है सिस्टर है के की। ठीक है, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं आर सिस्टर है के की, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं आर सिस्टर है। उसके बाद लिखा है डी इज़ द सन ऑफ एन। डी जो है सन है एन का। इस स्टेटमेंट को अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने पहले यहाँ पे पर्सन यूज किए उनके बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है इस स्टेटमेंट में। ठीक है, अभी इसे हम नहीं करेंगे। उसके बाद लिखा गया के इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एन। के जो है मदर इन लॉ ऑफ एन है। ठीक है, अभी इस स्टेटमेंट को हम कर सकते हैं। उसके बाद इसे आगे पढ़ लेते हैं, मदर इन लॉ ऑफ एन है तो के आपका ये आपका मदर इन लॉ ऑफ एन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी इस स्टेटमेंट को होल्ड में रखिए। आप देखो आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है एल हैज़ ओनली वन सन एंड नो डॉटर। एल का क्या है, एक ही सन है और कोई डॉटर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एल आपका प्लस हो जाएगा और एन जो हो जाएगी आपकी, के इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एन है, तो जो आपका एन जो हो जाएगी वो बीबी किसकी होगी, एम की होगी, तभी तो के जो होगी उसकी सास होगी। समझ में आया, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद लिखा गया डी इज़ द सन ऑफ एन, तो आप देख सकते हो डी इज़ द सन ऑफ एन इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आया किस तरीके से हमने किया। पहले हमने इसलिए आपको हर स्टेटमेंट को जोड़ते हुए नहीं चलना, आपको देखना है जो स्टेटमेंट आप आसानी से जोड़ ले रहे हैं और जिस स्टेटमेंट में आपका इनके बारे में बात की गई हुई है। ठीक है, जैसे आपने देखा एल और एम को हमने जब पहले कनेक्ट किया तो हमने दूसरे स्टेटमेंट को लिया क्योंकि इसके बारे में बात की गई थी एल के बारे में यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको जिस तरीके से मैंने बताया। अब देखो यहाँ पे इसके बाद बोला डी इज़ द सन ऑफ एन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं डी सन है। उसके बाद आप देखो के इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एन बोला है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं के जो है मदर इन लॉ है, यानी कि सास है के जो एन की। लेकिन हम ये नहीं कह सकते थे उस समय कि वो एन जो है एम की पत्नी है या नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने आगे सेंटेंस पढ़ा एल हैज़ ओनली वन सन एंड नो डॉटर, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि एन जो होगी वो एम की पत्नी ही होगी। जब एल की कोई और सन और डॉटर नहीं है तो आपका एन जो होगी आपकी उसकी पत्नी होगी। तो इस तरीके से हमारा ये स्टेटमेंट भी कनेक्ट हो गया जिसमें डी इज़ द सन ऑफ एन लिखा गया था। ठीक है, अब आप देखो हाउ इज़ डी रिलेटेड टू एल पूछा गया। अब आपको बताओ और स्टेटमेंट की आपको ज़रूरत है, आर इज मैरिड टू पी, इन स्टेटमेंट की ज़रूरत है आपको नहीं है क्योंकि आपसे पूछा किसके बारे में गया है, डी और एल के बारे में ही पूछा गया है और यहाँ से आप बता सकते हो हाउ इज डी रिलेटेड टू एल। ठीक है, डी कैसे रिलेटेड होगा एल से। ठीक है, डी जो है डी इज़ द सन है तो इसका मतलब ये प्लस है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो आप एल से कैसे संबंधित है, आप सीधे सीधे ये बोल सकते हो डी जो है एल का क्या है, ग्रैंड सन है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आप देख भी सकते हो इनके बीच में 2 का जनरेशन गैप होना चाहिए, एल यहाँ है डी यहाँ है, अगर आपका सन हो नहीं सकता। ठीक है, सन हो नहीं सकता क्योंकि सन के बीच में तो एक ही जनरेशन गैप है, फिगर से आप देख सकते हो। अंकल आपका होगा नहीं, नेफ्यू आपका होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचा ग्रैंडसन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अभी आपके लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पे आपको पूरे स्टेटमेंट को कनेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपसे डी और एल के बीच में पूछा गया। इस तरीके से आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन को और पूरा कर भी सकते हैं, आसान है, ऐसा भी नहीं है कि आपने ये सॉल्व भी कर ले तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। यहाँ पे आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। आसान क्वेश्चन होते हैं, सभी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, लेकिन आपको देखना है कि आप कितना टाइम ले रहे हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका डिवाइड है। डिवाइड का रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हो, वो आपको देखना है। जैसे ही आप देखो फर्स्ट ऑप्शन देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन में आप देखोगे कि आपका क्या है, माइनस की जगह डिवाइड आना है। यानी कि आपकी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 45 इंटू 10/125 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड, माइनस की जगह डिवाइड आना है। अब आप देखो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आप यहाँ से देखोगे 5 दूनी 10 और ये आपका 25 बार, और फिर आप देखो इसके आगे मल्टीप्लाई है, तो यानी कि इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। 5 45 और 5 25 25, आप देखो 9 दूनी 18/5 आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा उसमें पॉइंट आ रहा है, जबकि आप देखो इक्वल टू के बाद पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, इस ऑप्शन को आप चेक नहीं करोगे। तो आप देख सकते हो डिवाइड वाला ऑप्शन आप कैसे एलिमिनेट करोगे। फर्स्ट आपको यही देखना है कि वो आपका डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है पूरी बात, क्योंकि इक्वल टू के बाद आपको क्या चाहिए, पूरा नंबर चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आप चेक नहीं करोगे। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में जाओगे, हिट एंड ट्रायल ही यहाँ पे हम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 45 गुणा की जगह प्लस आ जाना चाहिए 10 माइनस 125 भागा 25 और प्लस की जगह आपका गुणा यानी कि 5 इक्वल टू 30। तो आप देखो सबसे पहले आपका डिवाइड होगा, ठीक है, आप बिना लिखे भी इसे सॉल्व कर सकते थे। 5 25 25, आप सीधे इसकी जगह पे 25 लिख सकते थे, माइनस 10 प्लस 45, और आप देखोगे 45 10 कितना होता है 55, 55 में से 25 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 30। तो आपका आंसर क्या आ गया, सेकेंड ऑप्शन आ गया। कई लोग लास्ट से भी चेक कर सकते हैं, सी ऑप्शन डी ऑप्शन, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको ये बताया ऑप्शन आप एलिमिनेट जरूर करना, और डिवाइड का रोल इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे क्वेश्चन देखें किस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो भी यहाँ पे साइन एस्ट्रिक दिया हुआ है इसकी जगह पे कौन से साइन आएंगे, ठीक है। आप देखो इक्वल टू में 0, यानी कि आप ये कह सकते हो कि आपका इससे पहले दशमलव में कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पूरी पूरी बार आपका यहाँ पे 0 आ रहा है। अब जैसे ही आपने पहला ऑप्शन लिया, पहले ऑप्शन में देखोगे, आप देखोगे 6 इंटू यहाँ पे 6 प्लस 84, और यहाँ पे डिवाइड है 4, यानी कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो इस ऑप्शन को आप चेक करोगे, कर सकते हो, ठीक है। तो आप सेकेंड ऑप्शन में देखो, सेकेंड ऑप्शन में सेकेंड नंबर में डिवाइड है, यानी कि 6 भागा 84 है। तो आप देखो 6 आपका बट्टे 84 है, तो ये आपका कभी डिवाइड होगा, यहाँ पे आपका पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो पॉइंट में आएगा, जबकि आपको तो 0 चाहिए, तो पॉइंट में आएगा। और इससे पहले आप देखो 6 से पहले यहाँ पे क्या है, माइनस है 280। तो यहाँ पे आप ऐसे भी डिवाइड नहीं कर सकते हो। अगर मल्टीप्लाई होता तो फिर भी आप एक बार के लिए सोचते कि ये डिवाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब 6/84 जो है वो पॉइंट में आपको आंसर देगा। तो पॉइंट में देखा तो इस ऑप्शन को आप चेक नहीं करोगे, ठीक है। तो पूरे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन में देखो, थर्ड ऑप्शन में भी सेम है, 16/280 है, और 280 के बाद आपका प्लस आ रहा है। तो आप देखो ये आपका डिवाइड होगा, नहीं होगा, पॉइंट में आपको देगा। तो पॉइंट में आपको देगा, तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं होगा, तो इसे भी आपको चेक नहीं करना है। अब फोर्थ ऑप्शन में देखो, फोर्थ ऑप्शन में डिवाइड जो है 6 के बाद है, तो आप कह सकते हो 6 के बाद आपका डिवाइड है। तो अब यहाँ पे आप कहोगे कि ये भी डिवाइड नहीं होगा, नहीं, इससे पहले वाला साइन आपको हमेशा देखना है, ठीक है। आपका हर केस में इससे पहले आपका इंटू नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे इंटू है वहाँ पे आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। यही बात बताने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया था। आप देखो इससे पहले आपका इंटू है, देखो 280 से पहले यहाँ पे क्या है, इंटू है, तो यानी कि यहाँ पे इंटू आएगा। तो आप कह सकते हो कि ये आपका डिवाइड हो सकता है। ये आपका कैसे बन गया, 280 इंटू 6/84। तो आप यहाँ से देख सकते हो कितनी बार होगा। यहाँ पे आप देखो 6 कम 6, और ये 2 बचेगा, 6 चौको 24, और ये 14 से 280, 14 दूनी 28, 20 बार डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आप चेक करोगे, इसलिए आपको डिवाइड और इनटू को हमेशा ध्यान में रखना है, ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना। अब देखो जैसे ही आपने ये चीज़ देखी, तो अब आपके पास हिट एंड ट्रायल के लिए 2 ऑप्शन ही बचे, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए सीधे सीधे। अब ये टाइम जो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको टाइम लग रहा होगा कि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ पहले ही करनी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि आपको देखना है कि डिवाइड, जैसे ही आपने सेकेंड ऑप्शन देखा तो आप देखो यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस ऑप्शन को आपको चेक ही नहीं करना है, क्योंकि इक्वल टू में 0 आ रहा है। अब पहले ऑप्शन को आप चेक करो, तो पहले में आप देखोगे 16 माइनस 280 है। अब देखो 280 है, इंटू इसके बाद 6 है, फिर आपका प्लस है 84, और फिर आपका डिवाइड है 4। अब देखो इक्वल टू 0। अब आप इसे देख के ही बता सकते हो, यहाँ पे आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करके यहाँ पे 21 आ जाएगा। इससे पहले देखो 6 को 280 से मल्टीप्लाई करोगे, इससे पहले आपका 16। अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, आप देख के ही बता सकते हो कि यहाँ पे आपको 0 नहीं मिलना है। लेकिन आप देखो 280 इंटू 6, जितना आपका माइनस में उतना आपको प्लस में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। बचा कौन सा, फोर्थ, फोर्थ ही इसका आंसर होगा। आप इसे चेक भी कर सकते हो। तो आप देखोगे 16 माइनस 280 इंटू 6 डिवाइड 84,
प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखोगे ये आपने देखा था कितनी बार, 24 बार, 14 बार, और 14 दूनी 28, तो यहाँ पे आपका 16 माइनस 20 प्लस 4 आ रहा था। अब देखो आप देख सकते हो 16 4 20 प्लस 20 माइनस 20 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, फोर्थ ऑप्शन आ गया। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, पहले में क्या है, भागा और इंटू को एक्सचेंज करना है। आप देखो भागा और इंटू को एक्सचेंज करोगे तो 55 इंटू 5 होने वाला है प्लस 15। फिर यहाँ पे आप देखोगे भागा आपका कितना होने वाला है, 45 होने वाला है माइनस 30। अब आप देखो 15 को 45, जब 15 से डिवाइड करोगे 45 को, तो आपको यहाँ पे पॉइंट में नंबर मिलने वाला है, पॉइंट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो पॉइंट में, जबकि इक्वल टू में आपका कोई भी पॉइंट में नहीं है, दशमलव में नहीं है, तो इस ऑप्शन को आप चेक ही नहीं करोगे। ठीक है, समझ में आया कैसे आपको करना है। नेक्स्ट देखोगे, अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक करोगे, पहला आपको करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट में आप देखोगे क्या है, 55 भागा 5 है। ठीक है, उसके बाद देखो इंटू आपका प्लस, ठीक है, इंटू आपका 15 है, प्लस की जगह इंटू है, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा 45 माइनस 30। अब देखो यहाँ से 11 बार चले जाएगा, 11 इंटू 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 45 माइनस 30 इक्वल टू आपको क्या लाना है, 180 लाना है। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे 15 एकम 15 5 1, 15 एकम 15 1 16, 165 प्लस 45 माइनस 30। अब देखो 45 में से आप सीधे 30 यहाँ पे घटा भी सकते हो, क्योंकि प्लस माइनस में आप कुछ भी पहले कर लो, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 165 में 15 जोड़ोगे 180 मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेट यहाँ पे करने हैं। समझ में आ गया होगा जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था। आप यहाँ भी देख सकते हैं, अगर भागा की जगह प्लस आता तो आप देखो 55 प्लस 5 होता और भागा आपका 15 होता, तो भागा 15 होता और उसके बाद आपका क्या है, 5 भागा 15 और इसके बाद आपका 45 है। तो आप देखो यहाँ पे इस केस में आप देखो इस ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते थे, क्योंकि 5 से यहाँ डिवाइड हो रहा है, 5 या 15 और 3 से 45 भी डिवाइड हो जा रहा है, तो इस ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ता। तो ये केस आपका कब आएगा, जब आपका भागा से पहले आपका मल्टीप्लाई होगा या बाद में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पहले ऑप्शन से जाओगे तो पहला ऑप्शन तो आप सीधे एलिमिनेट करोगे, किस तरीके से करोगे वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन से रिलेटेड। ये भी आसान क्वेश्चन होता है, आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपसे बोला गया उसे आपको पढ़ना और उसका फिगर बनाना है। अब आप देखो यहाँ पे बोला गया है कि एक कॉलोनी में 6 स्तंभ है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया पी क्यू के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है। तो जैसा बोला गया पी जो है क्यू के दक्षिण में, तो यानी कि क्यू आपका यहाँ हो जाएगा और पी आपका दक्षिण में है, तो 60 मीटर है। इस तरीके से आप बना देंगे, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ में यही बोला गया है पी 60 मीटर टू द साउथ ऑफ क्यू, साउथ में। अब देखो इसके बाद आपको कौन सा स्टेटमेंट लेना है, इसके बाद आपको ये स्टेटमेंट नहीं लेना है टी इज 110 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एस, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले ही बताया, इसलिए मैंने ये टॉपिक एक साथ लिए थे, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन और आपका डायरेक्शन वाले। अगर आप इस स्टेटमेंट को लोगे टी इज 110 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एस, तो आपको अलग से बनाना पड़ेगा। आप उसी स्टेटमेंट को लो जिसमें पी या क्यू के बारे में बात की गई होगी। इससे क्या होगा, आप एक ही फिगर में इन स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हुए बना लोगे। आप देखो किस में बात की गई है, इसके अगले स्टेटमेंट में भी नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पे बोला गया क्यू इज 70 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एस। ठीक है, वेस्ट ऑफ एस में है, यानी कि पश्चिम में है, तो क्यू जो है आपका 70 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एस, तो आप कह सकते हो यहाँ पे 70 मीटर, ये एस हो गया, तो आपका क्यू जो है एस के पश्चिम में 70 मीटर है, ये बन गया। अब आपको कौन सा स्टेटमेंट लेना है जिसमें एस के बारे में बात की गई हो। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो आर इज 60 मीटर टू द साउथ ऑफ एस। ठीक है, आर जो है साउथ में 60 मीटर, इस तरीके से आप देखो 60 मीटर साउथ में आ गया। अब देखो ये स्टेटमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया, ये स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया, बचा कौन सा, ये बचा है यू इज 40 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एस, तो 40 मीटर ईस्ट में है यू, तो यू यहाँ आ गया, 40 मीटर ये आ गया। और फिर क्या बोला गया, आपका कौन सा स्टेटमेंट बचा है, और टी इज 110 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एस। ठीक है, नॉर्थ में, तो आपका यहाँ पे रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे ये बोला गया टी जो है आपका नॉर्थ में 110 मीटर आपका किसके, एस से। ठीक है, तो टी आपका एस से 110 मीटर है, तो इस तरीके से आप बना लोगे। अब आपसे क्या पूछा गया, क्यू और यू के बीच में दूरी। अब जैसे ही आप देखो टी की ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए आपको क्वेश्चन हमेशा पढ़ना है कि आप देखो टी की यहाँ पे इस स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी,
कौन सा टी और एस के उत्तर में 110 मीटर की दूरी पर है। इस स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, क्यू और यू के बीच में कितनी दूरी है। आप देखोगे 70 और 40 कितना हो गया, क्यू से लेके यू तक जाओगे तो कितनी दूरी है, 70 और 40 110 मीटर। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में देखनी है कि कौन से स्टेटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आप देखो शुरू से ऐसे बनाने लग जाते, आप कहते पी जो है क्यू के दक्षिण में है, इस तरीके से आपने बना दिया 60 मीटर है, फिर आपसे बोला टी एस के उत्तर में 100 है, तो फिर आप बताओगे एस यहाँ पे कहीं पे पुट कर दोगे टी, फिर इस तरीके से कनेक्ट करोगे तो कन्फ्यूजन भी होगा और गलत भी हो जाएगा। और आप देख भी सकते हो इस स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, वो एग्जामिनर जो होता है दिए ही इसलिए रहता है ताकि आपका टाइम जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो सभी कर ही लेते हैं कैसे ना कैसे करके, लेकिन टाइम तो इंपॉर्टेंट है। तो टाइम इसी तरीके से आपका जाता है वहाँ पे, और कैसे करना है। और ये सारे टॉपिक में एक जो पॉइंट था वो आपने हमेशा नोट किया होगा, कौन सा पॉइंट है, आपको कौन सा स्टेटमेंट लेना है और किस तरीके से लेना है। ठीक है, पहले भी मैंने बताया, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, और आपके क्वेश्चन भी आपके सामने हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए। और फिर एक बात और बताता हूँ, अगर आपके कोई अपने तरीके हैं, आपने किसी भी टीचर से पढ़ा है, तो आप अपने तरीके पे ही करें क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन आप जरूर यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आप देख लीजिए, सॉल्यूशन आप अपने तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ये फिर से आपका इसी तरीके का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, एक कॉलोनी में 4 घर हैं। ठीक है, ये आपका लेटेस्ट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे लिखा है बी इज 40 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, तो बी जो है 40 मीटर है नॉर्थ ऑफ सी में। ठीक है, सी के नॉर्थ में, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे आपको 40 लिखने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपसे डायरेक्शन ही पूछी गई है। अब उसके बाद लिखा है ए इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ डी, इस स्टेटमेंट को आपको नहीं लेना है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, बी और सी से कनेक्टेड स्टेटमेंट को लेंगे तो आप आसानी से करेंगे। अब देखो सी इज 30 मीटर वेस्ट ऑफ डी, सी जो है 30 मीटर वेस्ट है डी में, तो इस तरीके से आप देख सकते हो सी 30 मीटर वेस्ट में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो 30 मीटर ईस्ट में। ठीक है, वेस्ट में, तो आप देख सकते हो वेस्ट में आ गया। उसके बाद इस स्टेटमेंट को ले लो, ए इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ डी। ठीक है, ईस्ट में है ए 20 मीटर, तो इस तरीके से ईस्ट में यहाँ हो गया 20 मीटर डी के। तो अब आपसे क्या पूछा गया, इन विच डायरेक्शन ए इज विथ रेफरेंस टू सी, तो सी के रेफरेंस में किस डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हो ये आपका यहाँ पे हो गया। तो यानी कि आप देखो इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो आपको यहाँ पे करा दिए हैं, और ये आपके इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को एक बार आप ज़रूर कर लें, और बाकी आप अपना सपोर्ट करें, शेयर करें वीडियो को। आपको और भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट आपके पैटर्न है वो मैं आपको कराते रहूँगा। ठीक है, जैसे अभी मिसिंग नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको करा दूंगा। लेटर एनालॉजी, ऑड वन आउट भी मैं करा दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।